नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले खबर आपको पटना से बताएंगे, जहां बाबा चौक के पास जमीनी विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने बाइक में आग लगा दी, वहीं एक महिला को भी बीच सड़क पर पीटा। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं और स्थिति घटना के बाद तनावपूर्ण बनी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए ये महिला हरी साड़ी में है, इसका जमीन विवाद चल रहा है और इन सब के बीच उसको पीटा जा रहा है। बाइक में आग भी लगाई गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। पटना से ये तस्वीरें हैं जहां सड़क पर पूरा हंगामा चल रहा है। हम अपने जमीन को रोक लगाने वो आपका जमीन था? हाँ सर। कौन लोग थे जो बना रहे हैं जबरदस्ती कर? विद्या भारती बिल्डर। हाँ? विद्या भारती बिल्डर। अच्छा, ये आपका अपना जमीन है? हाँ सर, खानदानी जमीन है। आप पीट रहा था कौन? अभी पीट रहा था, हम नहीं पहचानते हैं सर कौन पीट रहा था। चलिए सीधा चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता संजय फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, तस्वीरें हम देख रहे हैं, स्थिति तनावपूर्ण है और इन सब के बीच एक महिला को खुलेआम पीटा जा रहा है। पुलिस क्या कर रही है, बताइए। सुकन्या, ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। लगता नहीं है कि राजधानी पटना है, जहां पर पटना पुलिस की वाकई में कोई ड्यूटी भी होती है। देखिए, बीच सड़क पर महिला को जिस कदर पीटा जा रहा है, जमीनी विवाद है, थाने को पता है जमीनी विवाद के बारे में कि वहां पर इस तरह का टेंशन है और उसके बावजूद महिला को पीटा जा रहा है। वहां पर बाइक में आग लगा दी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आप तस्वीरों में कहीं पुलिस को नहीं देख रही हैं, तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार शास्त्रीनगर थाने की पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस को जो स्थानीय लोगों बता रहे कि उन्हें सारी बात की जानकारी थी। भूमाफिया पहुंच गए, एक महिला है जिनकी पिटाई की जा रही है, उनका कहना है कि जमीन उनका है और भूमाफिया उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस की इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लाइन ऑर्डर बना कर रखे, मेंटेन करके रखे, लेकिन बाइक पे आग लगा दी जाती है, महिला को पीट दिया जाता है और पुलिसकर्मी लापरवाह बने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में पुलिस की न केवल लापरवाही बल्कि कॉन्नाइवेंस की भी बात सामने आ रही है। और देखना होगा, जब न्यूज़ 18 इस खबर को प्रायोरिटी बेसिस पे दिखा रहा है तो पटना पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई करते हैं। सुकन्या, बिल्कुल बिल्कुल संजय, जब हम कोई खबर दिखाते हैं तो बाद में कार्रवाई भी जरूर होती है, ये भी सुनिश्चित करते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें जो है वो आंख खोलने वाली है कि बिहार में, पटना में देखिए क्या कुछ स्थिति है। और ये जो भूमाफिया है, जो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, इनको किसी का डर नहीं है। ये खुलेआम बाइक में भी आग लगाते हैं, महिला की पिटाई भी करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस को इन्फॉर्म भी किसी प्रत्यक्षदर्शी ने किया होगा, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तस्वीरों में कहीं पुलिस का जिक्र नहीं है, पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। संजय, क्या आपकी पुलिस के आला अधिकारी से बातचीत हुई? वो क्या बता रहे हैं आपको? देखिए, मैं लगातार पटना पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी को फोन कर रहा हूँ, फोन पिक नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही उनसे बात होती है उन्हें न केवल सारी घटना की जानकारी न्यूज़ 18 की तरफ से दी जाएगी, बल्कि उनसे इस बाबत प्रतिक्रिया भी ली जाएगी कि आखिरकार पुलिसकर्मी करते क्या है। एक महिला की पिटाई हो रही है, आधी आबादी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आधी आबादी को तमाम तरह की प्राथमिकताओं को देने की बात करते हैं और एक धृष्ट व्यक्ति जो है इस तरीके से धृष्टता दिखा रहा है इस तरह को, उसे तनिक भी कानून का भय और खौफ नहीं है कि वो एक महिला को पिट रहा है। अगर उसे किसी तरह की बिल्कुल संजय, इन सब के बीच इस महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई कवायद अब तक शुरू हुई है या नहीं, क्योंकि महिला ने खुलेआम अपनी बात भी रखी है? स्थानीय थाना मौके पर पहुंची, उसके बाद उसने महिला को जिप्सी पर बिठाया और उसे थाने ले गई है, उससे पूछताछ की जाएगी और जाहिर सी बात है अब दोनों पक्ष की तरफ से ये मामला आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि शास्त्री नगर थाने की पुलिस इस पूरे मामले में उसकी भूमिका संदिग्ध रही है। चलिए नजर बना के रखिए संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दानापुर के रघुरामपुर की, जहां मुसहरी में भी एक शख्स की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि शराब की वजह से हत्या की गई है और तस्वीरें दानापुर की आपको दिखा रहे हैं। अमरजीत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमरजीत, अपडेट क्या कुछ है, बताइए। देखिए, अभी जो शव है पुलिस ने उठा लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन लोग अभी भी आक्रोशित है। इस बात से लेकर आक्रोशित हैं कि शराब अभी भी बन रहा है मुसहरी में और उसकी वजह से हत्या पे हत्या हो रही है। पहले भी जो है हत्याएं हो चुकी हैं और उसको लेकर के मुसहरी में आग भी लगाया गया था और ये दूसरी घटना है जब जो है वहाँ मुसहरी में हत्या किया गया है और इस बार जो है गला दबा करके, रस्सी से गला दबाया गया है और उसके बाद जो है हत्या किया गया है। जिस तरह से पिता ने बोला कि उसका एक साथी है जो उसके साथ में ये मुसहरी में गया था शराब पीने के लिए और उसके बाद जो है ये घटना हुई है। सुबह में परिवार वालों को मालूम चला, उसके बाद जो है स्थानीय लोग वहां पे पहुंचे और हंगामा किया। पूरा जो है गांव खाली हो गया, जो मुसहरी है पूरा मुसहरी खाली हो गया इस डर से कि जो स्थानीय लोग हैं वो गांव पे हमला न कर दें। लेकिन लोग आक्रोशित हैं, गांव वाले फरार हैं, जो
वहाँ पे शराब बनाते थे, वो सारे फरार हैं। पुलिस चलिए, नजर बना के रखिए अमरजीत। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बात जमुई की, जहां झाझा नगर पंचायत के ऑटो स्टैंड संचालक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का शव दानापुर, जी हां, दादपुर स्टेशन के रेलवे ट्रैक के किनारे से बरामद किया गया। वहीं घटनास्थल से ही मृतक की बाइक भी बरामद हुई है। ऑटो स्टैंड के संचालक की हत्या के बाद से इलाके में सनसनी है। परिवार वालों में मातम का माहौल है। वहीं इस घटना से नाराज लोगों ने दादपुर हॉल्ट पर हंगामा किया और कई ट्रेनों को रोक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। एडमिनिस्ट्रेशन को उन गुंडों पर, जैसे एक घटना घटी थी, हाजी एक लड़का था तजमुल का बेटा, उसकी भी हत्या हुई थी और हत्या के बाद अभी तक 25 दिन हुआ है, अभी तक मुझको लगता है महीना बीत गया है, कार्रवाई नहीं हो रही है। कल शाम को घर से निकले हुए थे और घर पे भी बात हुआ कि लेट नाइट से ही वापस घर पे आ रहे थे। और इसी दौरान जब सुबह ही लोग को घर वाले कांटेक्ट करने को तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला और ये लोग उसको ढूंढ पता चला कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे ही इनकी बॉडी पड़ी हुई है। उसी से हम लोग छानबीन कर रहे हैं। केसी कुंदन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। केसी कुंदन, अपडेट क्या कुछ पूरे मामले पर आ रहा है, बताइए। जी सुकन्या, बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही डॉग स्क्वाड के द्वारा ये जांच कराई गई घटनास्थल के पास से, और वहां से घटनास्थल के पास से थोड़ी दूर जाके जो खोजी कुत्ता है उसके द्वारा जो तलाशी ली गई, उस दौरान कुछ नोट बरामद हुए हैं और साथ ही जो मृतक है उसका पहचान पत्र बरामद हुआ और साथ ही कुछ और कागजात भी बरामद हुए। तो जैसा कि एसडीपीओ का कहना है कि एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और उनका सीधे तौर पे कहना है कि जुआ को लेकर, जैसे ये आशंका जताई जा रही है कि जुआ के बाद इनके पास जो मृतक था, जो उसके पास काफी कैश था और उस कैश को ही ये टारगेट करके ये अपराधियों ने। केसी कुंदन से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं जमुई से, जहां रेलवे ट्रैक पर शव मिला, उसके बाद लगातार हंगामे का दौर चल रहा है। लोग आक्रोशित हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इन सब के बीच जमुई से हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे नालंदा की, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ऑटो ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। गिरियक थाना क्षेत्र के दुर्गापुर की घटना आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर नालंदा से, सड़क हादसे में 5 की मौत, 4 घायल। और आपको बता दें कि जो घायल हैं उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। गिरियक थाना क्षेत्र के दुर्गापुर की घटना आपको बता रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। बता दें कि नालंदा में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। ऑटो और ट्रक की टक्कर हुई, 5 लोगों की मौत तो हो गई, साथ ही 4 लोग जख्मी भी हैं, जिनकी स्थिति गंभीर है। बेहतर इलाज के लिए उनको अस्पताल रेफर किया गया है और गिरियक थाना क्षेत्र के दुर्गापुर की घटना है। पिछले दिनों न्यूज 18 ने आपको दिखाया कि बिहार में 74 निगम बोर्डों ने सालों से सरकार को अपने खर्च का कोई ब्यौरा नहीं दिया। ऐसे ही हाल बड़े बड़े आयोगों का भी है। जब से ये मामला प्रकाश में आया है, तब से विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई से जो जानकारी मिलती है वो हैरान करने वाली है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि बिहार के कई आयोग ने पिछले कई सालों से अपनी आमदनी खर्च का ब्यौरा नहीं सौंपा है, जबकि ऐसा करना जरूरी है। जिन आयोगों ने अपनी आमदनी खर्च का ब्यौरा नहीं सौंपा है, उनमें सबसे पहला नाम बिहार राज्य सूचना आयोग का है, जिसने 3 साल से आमदनी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। इस तरह बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 3 साल, बिहार लोक सेवा आयोग ने 2 साल, बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग ने 4 साल, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग ने 5 साल, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने 4 साल से आमदनी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। ये उन आयोगों के नाम हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई है। छानबीन में इनकी संख्या में बढ़ोतरी होना तय है। सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग तो लापरवाह है ही, उसके प्रशासनिक विभाग भी इसके लिए कम जिम्मेवार नहीं है। मामला जब सामने आया तो विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो यह तो शुद्ध रूप से वित्तीय अनियमितता है, बहुत बड़ा घपला है, और यह तभी होता है जब इसमें सत्ता में ऊंचे पदों पर बैठे लोग ऐसे मामलों में शामिल होते हैं और संरक्षण देते हैं।
पूर्ण रूपेण जो है जांच होना चाहिए। और इसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि सीबीआई को दिया जाए, इसको सीबीआई के माध्यम से जांच कराया जाए कि सीबीआई इसका जांच करे कि इतने बोर्ड का क्या आवश्यकता है। आयोग अगर नहीं दे रहा है तो उनका जो पेरेंटल जो उनका प्रशासनिक जो दूसरा जो उनका जो डिपार्टमेंट है उसको उसकी जवाबदेही बनती है कि वह उनसे मांगे, और क्योंकि वो नहीं देंगे तो वो जो भी आयोग का काम है, क्रियाकलाप है, वो ठप हो जाएगा। मामला बेहद गंभीर है और इससे सरकार की किरकिरी भी हो रही है, लिहाजा सत्ता पक्ष खुद को बचाने में जुटा हुआ है। इन तमाम सूची में शामिल जो भी आयोग हैं उन सबों से चर्चा करने के बाद इस पर बेहतर होगा कि हर संस्थान के लिए अलग अलग परिस्थितियों पर बात की जाए। आयोगों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित करना उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इस मामले में उनकी लापरवाही एक साथ कई सवाल खड़ी करती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आरएलएसपी ने आज बिहार में आक्रोश मार्च निकाला। केंद्र और राज्य सरकार पर जनविरोधी नीतियों का आरोप लगाकर इस मार्च का आयोजन किया गया। हालांकि मार्च में गठबंधन के सबसे बड़े दल के नेता तेजस्वी यादव सहित कोई नेता नहीं पहुंचा। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान, हम नेता मांझी और वीआईपी के नेता मुकेश सहनी मार्च में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन के अन्य नेता इस रैली में क्यों नहीं पहुंचे। आक्रोश मार्च है आरएलएसपी का और देखिए उसमें कोई भी नहीं पहुंचा है। महागठबंधन को लीड जो है उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। क्या महागठबंधन के एक नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा की छवि? नहीं, ऐसा नहीं है। यह कार्यक्रम आरएलएसपी का नहीं है, यह कार्यक्रम उपेंद्र कुशवाहा का नहीं है, यह कार्यक्रम महागठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी का है। साझा कार्यक्रम है, किसी एक व्यक्ति के लीड करने की बात नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन विरोधी जो ये सरकार है उसके खिलाफ हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जनता का बिगुल बच चुका है और ये जो सरकार बिहार की चल रही है वो जन विरोधी है। जन विरोधी सरकार के खिलाफ जनता का आह्वान और पार्टियों का आह्वान, जो सेकुलर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले पार्टियों का आह्वान आगे बढ़ चुका है। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, जनता चल चुकी इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। हमारे लोग विस्मित कर गए थे, आज हम लोग सब कोई हैं, लेकिन हमारी मांग पुरानी है और हमारे चलते आप देख रहे हैं कि जेडीयू ने भी मांग किया है कि वहाँ भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन एक बड़ी चीज है, उसको होना चाहिए, वो भी मांग है और दिसंबर तक हम टारगेट दिया है। पहले आप कहे थे कि हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन कंफ्यूजन ये था 12 तारीख को जो हुआ था यहाँ बापू समाहरणालय में, हम उस चीज को मिस कर रहे थे। उसी दिन तय हुआ था कि सबको रहना है, तो डिसीजन सबका है, एक का डिसीजन नहीं था। आज भी आपकी मांग है एकदम जायज है, कोऑर्डिनेशन का मांग। हाँ, आरजेडी के लोग नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तेजस्वी जो है वो शामिल नहीं हो रहे। भाई तेजस्वी जी अपने कारणों से कहीं हैं, उसके बारे में हमको कुछ नहीं करना है। चलिए, तो गठबंधन के आक्रोश मार्च पर जेडीयू ने हमला बोला। अशोक चौधरी ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं मिली, इसलिए परेशान हैं। खुद सीएम बनना चाहते हैं, इसलिए आक्रोश मार्च कर रहे हैं। उन्होंने 15 साल के विकास कार्यों का भी हवाला दिया। तो नेचुरली 13 साल में जो बिहार विकसित हुआ है, हाँ 13 साल में बिहार विकसित हुआ है, उनको उसमें से नहीं मिला। उपेंद्र कुशवाहा को चाहते थे कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं और हम प्रदेश अपने हिसाब से चलाएं, वो उनको नहीं मिला। उसके लिए वो आक्रोश मार्च कर रहे हैं। सरकार की नीति के खिलाफ थोड़ी आक्रोश मार्च कर रहे हैं। जो व्यक्ति खुद भारत सरकार में मंत्री रहा, शिक्षा मंत्री रहा और शिक्षा नीति के खिलाफ धरना पर बैठा, इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है? पटना में आज से नालों पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। पटना के 8 बड़े नालों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हुई। बता दें कि पटना में इस बार जल जमाव के लिए अतिक्रमण को जिम्मेदार बताया गया था। कहा गया था कि नालों पर अतिक्रमण के कारण पटना में जल भर गया। पिछले महीने में राजधानी पटना में हुए भीषण जल जमाव के बाद अब प्रशासन ने नालों पर अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है और जेसीबी की मदद से देखिए जो नालों पर अवैध अतिक्रमण है उसको लगातार तोड़ा जा रहा है। सुरक्षा की एक तस्वीर देखिए किस कदर यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया गया। भारी संख्या में पटना पुलिस लाइन से पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा कई थानों की टीम को लगाया गया है। पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल, जिलाधिकारी कुमार रवि और जो तमाम अधिकारी हैं वो इस अभियान में लगे हुए हैं। और क्या कहना है कि पटना के जिलाधिकारी और कमिश्नर का, इस बारे में हम उनसे बात करते हैं। लेकिन हैरानी की बात है,
ये जो अतिक्रमण है ये न केवल निजी तौर पर किया गया बल्कि सरकारी अतिक्रमण भी है और अब हटाने का काम शुरू किया गया कि लंबे अरसे के बाद जब फजीहत हुई है प्रशासनिक टीम की और सरकार की, तब जाकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया है कि नालों पर अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। ये अभियान न केवल आज बल्कि आने वाले दिनों में कई दिनों तक चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस लापरवाही की वजह से इतना बड़ा अतिक्रमण हो गया बादशाही पैन पर, अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, ये पटना के लिए जल जमाव ना हो इसके लिए बादशाही पैन काफ़ी पहले से चल रही है और इस बादशाही पैन पर लोगों ने आसपास में कच्चा पक्का कई प्रकार का अतिक्रमण कर लिया है और उसके कारण जल जमाव में बाधा उत्पन्न होती है। तो पिछले 1 महीने से नापी अभियान चल रहा था जिसमें कई अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है। उन अतिक्रमणों को आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पहले चरण में कोशिश है कि पक्के अतिक्रमणों को हटाया जाए। नहीं, यहाँ पर जो है फ्री फ्लो जिस तरह का होना चाहिए उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है और पक्का अतिक्रमण भी कुछ देखा जा रहा है। कुछ जगह पर रास्ते भी बनाए हुए हैं, तो जो पक्के निजी अतिक्रमण हैं उसको हटाने की कार्रवाई अभी की जा रही है। तो बता दें कि अतिक्रमण की वजह से पटना में जल जमाव हुआ था, ये कहना है आला अधिकारियों का, और इन सब के बीच नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है और उम्मीद यही कि शायद अतिक्रमण अगर हट जाए उसके बाद अगली बार कभी बारिश के मौके पर पटना में जल जमाव की स्थिति से पटना वासियों को दो चार ना होना पड़े। शक्ति बिन भगवान अधूरे, उसी अधूरे रास्ते को पूरा करने की उम्मीद अब जाग गई है कि कलयुग में राम की इतनी लंबी लड़ाई जीत लेने के बाद माता जानकी की जन्मस्थली का भी विकास होगा और इसी विकास के रास्ते सीतामढ़ी और नेपाल के जनकपुर का भी भाग्य खुलेगा। अयोध्या पर 1045 पन्नों के फैसले से देश के सबसे बड़े मुकदमे का अंत होने से देश भर में उल्लास का माहौल है। न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी खुशी का माहौल है। खुशी के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन तमाम जगहों के लिए भी उम्मीद जगा दी है जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था जुड़ी हुई है। जिन जगहों पर उनकी लीलाओं का वर्णन है, जिस देश में भगवान श्री राम का नाम जपने से पहले माता जानकी का नाम लिया जाता है, सीताराम कहा जाता है, उस किशोरी नंदन की जन्मस्थली पुनौरा धाम के लिए भी उम्मीदें जाग गई है कि राम के लिए रास्ता तो खुल गया, अब जनक नंदिनी माता सीता की जन्मस्थली का भी विकास होना चाहिए। आदि शक्ति राम के बिना रह नहीं सकते, तो इसलिए सीता राम, तो राम जी का तो घर हो गया, लेकिन अब जानकी जी का भी घर होना चाहिए और जानकी जी से संबंधित जो कुछ भी जहां भी तीर्थ स्थान के रूप में है या विकसित नहीं है या जगह है, उन सब को बहुत बढ़िया से विकास होना चाहिए। हालांकि लोगों के मन में सरकार को लेकर थोड़ी सी खटास जरूर है कि रामायण काल से जुड़े पवित्र स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार की राम सर्किट योजना पर अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। इन सब के बीच पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर में भी अयोध्या पर फैसले के बाद उम्मीदें जागी है कि भगवान श्री राम के ससुराल और किशोरी नंदन के मायके जनकपुर धाम का विकास होने से आस्था के साथ पर्यटन का भी विस्तार होगा। राम जी के साथ साथ जनकपुर का भी क्या कहते हैं, उसी हिसाब से अयोध्या के साथ साथ जनकपुर का भी विकास होगा, है ना। और जनकपुर के द्वारा क्या कहते हैं, अयोध्या के लोग यहाँ से जाते रहते हैं, आते रहते हैं। ये तो परंपरा हमारे पौराणिक काल से परंपरा रही है और परंपरा यथावत बनी रहेगी। और सीतामढ़ी जो पुनौरा है उसका भी विकास अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माता जानकी की जन्मस्थली उनके मायके में उम्मीदों के साथ आस भी जगी है कि रामलला के बहाने ही सही मैया जानकी का भी बेहतर पार लग जाएगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और मधेपुरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 पर खबर चलाए जाने के बाद 11 सालों से सो रही स्वास्थ्य विभाग को फिर से जागना पड़ा और 11 सालों से मुफ्त की रोटी तोड़ रहे डॉक्टरों को ड्यूटी पर जाने का आदेश पारित करना पड़ा। न्यूज़ 18 की खबर से हरकंप,
11 साल बाद स्वास्थ्य विभाग की खुली नींद। अब मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ पाएंगे डॉक्टर। 69 डॉक्टरों को अब करनी पड़ेगी ड्यूटी। ग्यारह सालों से बिना किसी ड्यूटी के 69 डॉक्टरों को सैलरी देना अपने आप में सवाल है। सवाल उस स्वास्थ्य विभाग पर उठते दिख रहे हैं जिसके प्रधान सचिव खुद कई बार मधेपुरा आ चुके हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का दौरा कर चुके हैं, पर घर बैठे सैलरी पा रहे 69 डॉक्टरों पर उनकी नजर नहीं पड़ी। पर न्यूज 18 की खबर ने मानो हड़कंप मचा दिया। जागना स्वास्थ्य विभाग को पड़ा और घर बैठे सैलरी पा रहे मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों को सदर अस्पताल में सेवा देने का आदेश पारित किया गया। प्रिंसिपल साहब का नोटिफिकेशन अभी निकला है और विभागीय प्रक्रिया जो चल रही थी मई जून से चल रही थी, अभी ये शनिवार को ही उन लोग को आदेश दिया गया है। अब वो लोग ज्वाइन करेंगे यहाँ जितने भी 69 डॉक्टर्स हैं। तो अभी तक सर क्या बैठे बैठे उनको तनख्वाह दी गई है? ये मैं नहीं जानता। सोचिए, जिस जिले में 69 डॉक्टर बिना किसी सेवा दिए घर बैठे मुफ्त में सैलरी पा रहे हैं, वहां सिर्फ 16 डॉक्टरों के भरोसे पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था टिकी हुई है। हर दिन 700 के करीब मरीज इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं, पर डॉक्टरों की कमी से बेहतर सेवा नहीं मिल पाती। अब आनन फानन में विभाग के आदेश से सदर अस्पताल की व्यवस्था भी लड़खड़ाने के मोड़ पर है कि इतने डॉक्टरों को अस्पताल में जगह कैसे दिया जाए। और इन सब के बीच आपको याद दिला